हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज फाइन. ओके, सो इन दिस वीडियो हम आज बात करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में. ओके, सो अकाउंटेंसी से बात की जाए तो भाई ये किस स्ट्रीम के अंडर में आता है? कॉमर्स स्ट्रीम के सब जानते हैं. आपने 11th में स्ट्रीम चूज किया है, 11th में कॉमर्स स्ट्रीम. सो आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी. ओके, सो अब हम बात करते हैं. आपने ये जो भी कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगी भाई आपने क्यों चूज किया. तो ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका कि वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या कुछ गर्ल्स जो है वो बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं आगे. तो ये स्ट्रीम आपको पूरा बिजनेस नॉलेज, बिजनेस इंफॉर्मेशन सारी जो भी होती है आपको प्रोवाइड करता है. मतलब आपको कैसे बिजनेस की प्लानिंग करनी है, कैसे कंट्रोलिंग करनी है, एवरीथिंग. और जैसे आप अकाउंट्स बनाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हम लोग इस पूरे कॉमर्स स्ट्रीम जब चूज करते हैं तो हमें पूरा बिजनेस के बारे में सारी नॉलेज मिलती है कि कैसे उसे ऑपरेट किया जाता है. ओके, सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है भाई अगर आपने कोई सीएस का ड्रीम हो आपका, तो सीएस परस्यू करने के लिए भी आप कॉमर्स चूज करे होंगे. या फिर हो सकता है कि आप मैथ्स और साइंस को थोड़ा अवॉइड करने के लिए भी हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं कई बार. ओके, सो जो भी आपका रीजन रहा हो, फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे. सो हमारा टॉपिक है भाई आज का चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. इस चैप्टर का नेम है. सो इसमें हम लोग सबसे पहले आज मीनिंग पे बात करेंगे. ओके, जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग या डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वो होता क्या है. ओके, सो मीनिंग के बारे में बात की जाए तो मैं अब जिन वर्ड्स पे अंडरलाइन करूंगी, प्लीज पे अटेंशन टू दिस. ओके, सो इट इज एन आर्ट. क्या है ये? आर्ट है. ओके, आर्ट मीन्स एक कला. ओके, सो रिकॉर्डिंग क्या करते हैं इसमें? हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. किस चीज को आप रिकॉर्ड करते हैं? तो भाई हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा ही रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो होगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. और उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करने के बाद में करते हैं क्लासिफाई. भाई आपकी जब भी सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने पर सबसे पहली चीज आपने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट की, मीन्स पूंजी. ठीक है, आपने उसमें कुछ पैसा लगाया. तो उस पैसे से हम लोग क्या क्या करते हैं? सपोज मैंने पहले गुड्स परचेज किए, भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास कुछ होगा तो सेल करने के लिए. सो किसी भी चीज का जब आप बिजनेस करते हैं तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं? गुड्स परचेज करते हैं, ताकि हम उन्हें आगे क्या कर पाए? सेल कर पाए. ओके, सो सेल करने के लिए हमारे पास गुड्स भी होने चाहिए. अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, तो आपने उसमें रेंट भी देंगे. एम्प्लॉयज हायर किए तो आप सैलरी भी पे करेंगे. तो जो भी सारी चीजें आप करते हैं भाई ये बिना पैसों के हो सकती है? नहीं हो सकती. ये सब में क्या इन्वॉल्व होता है? मनी. सो मनी इन्वॉल्व होगा. तो मनी जो है आपका इंटीग्रल पार्ट है अकाउंटिंग का. ठीक है, मनी जो होता है ना हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. इंटीग्रल मीन्स इंपॉर्टेंट. सो मनी है तो आपकी अकाउंटिंग है, अदरवाइज देयर विल बी नो अकाउंटिंग. सो देखिए, अब हम यहाँ पे जानते हैं हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स करे हैं, सपोज मैंने परचेज करा, सेल करा, या कोई भी सैलरी वगैरह दिया, कमीशन दिया, जो भी हमने करा, तो अब वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स मीन्स भी मैं आपको बता देती हूँ पहले. ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन. लेन छोटा छोटा लिख रही हूं मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं. ओके, ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन. मतलब आपने कोई भी गुड्स परचेज किए तो आप बदले में क्या देंगे? शॉपकीपर को मनी देंगे ऑब्वियसली. ठीक है, आपने कोई चीज सेल आउट करी आपके बिजनेस में, तो आप क्या लेंगे इन एक्सचेंज? मनी लेंगे. ठीक है, मनी भाई हम प्रॉफिट या लॉस, हमारा जो भी होता है, हमारा अर्निंग मोटिव होता है प्रॉफिट. हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है उस बिजनेस को रन करने का? कि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर पाए. ठीक है, तो हम मनी अर्न करेंगे. अगर आपके जो एक्सपेंडिचर है, मतलब आपके जो खर्चे हैं, उनसे ज्यादा अगर आपकी इनकम हो गई तो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग प्रॉफिट, अदरवाइज यू आर गेटिंग लॉस. ओके,
ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये जो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। अब भाई बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हो गई है तो उसे हम क्लासिफाई करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं कि वो हमें इजीली हमें समझ में आ जाए। फिर आप उसी इंफॉर्मेशन को करते हैं समराइज। समराइज मीन्स आपने कोई भी चैप्टर है उसकी समरी बना दी, उस समरी को रीड करके आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो आपने ये जो भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया था, क्लासिफाई किया था, उसकी आपने एक समरी बना दी ताकि इजीली यू कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन। ओके, आप उस इंफॉर्मेशन को फटाफट से ब्रीफ में देख पाए। अब वो समरी बनाई है तो भाई किसी को देने के लिए आपने बनाई होगी वो समरी जरूर, तो उसे हम कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसे करते हैं हम? उसके यूजर्स को। भाई यूजर्स कौन है? हम यूजर्स वो जो इस इंफॉर्मेशन का सही यूज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो हम लोग सारी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, तो उसका जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं ना उसके यूजर्स को, भाई जो उस कम्युनिकेट करने के लिए क्यों कर रहे हैं उस यूजर को कम्युनिकेट, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए उस बिजनेस के लिए, फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं कि भाई अगर आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि उसमें अच्छा प्रॉफिट हो और ज्यादा प्रॉफिट हो में नेक्स्ट ईयर। तो उसके लिए कुछ आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम ये डेफिनेशन आई होप आपको सबको समझ में आ गई होगी। अब इसे मैं वापस रीड आउट करती हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये जो हम चार चीजें कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। और हम ये कम्युनिकेट किसको कर रहे हैं? यूजर्स को, फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आप इस डेफिनेशन को बहुत ही समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए ये फ्रेम करना खुद से बहुत इजी हो जाएगा। आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, इसे आपको लर्न नहीं करने की जरूरत है। ओके, यू कैन इजीली राइट इट ऑन योर ओन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई अब आप किसी भी पर्सन से जब मिलते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो पर्सन है कैसा बाय नेचर, है ना। तो हम उसका नेचर भी तो जानने की कोशिश करते हैं कि हम उस पर्सन के साथ में हमारी कितनी क्या पटेगी आगे। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग का भी एक नेचर है, नेचर कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, बात एक ही है। ओके, सो पहला कैरेक्टर है इसका, ये एक आर्ट है जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है कि भाई एक आर्ट होता है। अब आर्ट तो हमने बता दिया कि आपको क्यों है ये आर्ट, की इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासिफाइंग कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर टू यू। ओके, सो अब ये आर्ट होने के साथ साथ एक साइंस भी है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे ओ माय गॉड साइंस स्ट्रीम छोड़ करके आए थे, बट यहाँ पे तो साइंस फिर से ही आ गई। नो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी साइंस नहीं आई है यहाँ पे। साइंस हम इसलिए बोलते हैं इसे बिकॉज हमारी जो अकाउंटिंग होती है ना वो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होती है। तो भाई हमारे साइंस में जब हम लोग 10th तक जो भी हमने साइंस पढ़ी उसमें आपने बहुत सारे लॉ पढ़े थे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे जिनके बेस्ड पे आपका साइंस सॉल्व होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है जो कि आप आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए इसे साइंस भी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। भाई ये जो सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करता है जो कि फाइनेंशियल होते हैं नेचर में। फाइनेंशियल मीन्स जो कि मनी की टर्म्स में मेजर किए जा सके। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी बिजनेस फर्म है। ओके, लेट्स सपोज मेरी एक बिजनेस फर्म है, उसमें मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया था जो कि बहुत ही ज्यादा डिलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, लेबोरियस है। भाई वो बहुत अच्छा है, स्मार्ट एम्प्लॉय है मेरा, उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है मेरी फर्म को। बट क्या मैं इस चीज को मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं। सो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज है बट आई कैन नॉट मेजर इट इनटू टर्म्स ऑफ मनी। सो मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ओके, बट अगर मैं कोई भी गुड्स परचेज सेल कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ इसमें से, तो वो चीज जो मैं मनी की टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ, ओनली वो ही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ही आपके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मॉनेटरी टर्म्स में ही जो ट्रांजेक्शन्स आपके रिकॉर्ड होते हैं, जो कि मेजर होते हैं, वो ही रिकॉर्ड होते हैं। तो टर्म्स ऑफ मनी कैसे रिकॉर्ड होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज मैंने कुछ चेयर्स परचेज करी, ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 चेयर्स परचेज करी और जो एक चेयर का प्राइस है ना वो है 500 रुपीज। तो मेरा टोटल प्राइस कितना हो गया? 2500। मेरी टोटल चेयर्स कितने की हो गई? 2500 रुपीज की हो गई। तो ये जो 2500 है ना, ये आपका रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, कि भाई मैंने 5 चेयर्स परचेज करी, पर चेयर का प्राइस था 500, तो मेरा टोटल अमाउंट क्या हो गया? 2500। इस तरीके से हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं कि कौन सी चीज आपने कितनी यूनिट्स परचेज करी, अगर आपने कितनी यूनिट्स परचेज करी तो वो कितने की थी एक पर यूनिट, उस अकॉर्डिंग हम इसका टोटल प्राइस निकाल लेते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद दिस। ओके, सो फोर्थ पॉइंट इज क्लासिफाइंग। अब हमने रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ, अब हम क्लासिफाई करने पे जा रहे हैं। भाई वो ही सारी जो टर्म्स हमने यहाँ पे मीनिंग में पढ़ी थी ना, वो ही सारी टर्म्स इसका कैरेक्टर डिफाइन करती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिकॉर्डिंग करी है आपने फर्स्ट, ठीक है, वो इतने सारे जो हमारे ईयर के इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारा पाइल्ड अप हो जाता है उनका ट्रांजेक्शन्स का। तो ईयर एंड में जब हमें एक ट्रांजेक्शन सर्च आउट करना होता है तो हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाता है इतनी बड़ी बुक में आपको सर्च आउट करना एक एक ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हम जो भी ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सपोज मैंने परचेजेस के ट्रांजेक्शन किए, तो मैं उसे एक परचेज अकाउंट के अंडर में एक परचेज अकाउंट बना के और उसका हेडिंग ये दे दूंगी परचेज अकाउंट, और इसी हेड के अंडर में जितनी भी मेरी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितनी भी एंट्रीज होंगी, वो मैं इस अकाउंट के अंडर में कर दूंगी। तो मेरे जितने भी ईयर के परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए वो कहाँ आ गए? परचेज अकाउंट के अंडर में आ गए। अब मुझे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सर्च करना हुआ परचेज से रिलेटेड, तो मैं सीधा कहाँ जाऊंगी? परचेज अकाउंट में, ठीक है, वहां मुझे अपने सारे परचेज अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स वहीं मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम और हेड भी बना सकते हैं, ठीक है, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, तो हम हर चीज को उसके हेड के अंडर में क्लासिफाई कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आती है बात समराइजिंग की। जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई भी चैप्टर की एक समरी फॉर्म बना दे तो आपको समरी से ही पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम उसका समराइज फॉर्म बना देंगे। जैसे सपोज हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने से हमारा जो भी एक्सपेंसेस इनकम्स आ गए थे वो जितने भी हुए आपने उसमें रिकॉर्ड कर दी, तो हमारी समरी हमें पता चल गई। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अब आपने जो भी समरी बनाई है उसे आप एक रिपोर्ट की फॉर्म में तो प्रेजेंट करेंगे ना मैनेजमेंट को या ओनर को, ठीक है, तो उसका इंटरप्रिटेट करने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। भाई ये जो पीएनएल अकाउंट होता है ना, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा प्रॉफिट शो होगा तो नेट प्रॉफिट बताता है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, और पीएनएल अकाउंट हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट हमारी बनती है बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट में हमारा सारे जो भी फर्म के असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। असेट्स मीन्स आपकी जितनी भी संपत्ति है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो भी हो गया, आपके व्हीकल वगैरह जो भी आपके पास है वो सब असेट साइड में आ जाएगा। एंड लाइबिलिटीज में आपके जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी आपने माल क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है, तो वो सारा जो भी आपकी लाइबिलिटीज है वो आ जाती है इसमें, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो इस तरीके से हम अपना रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करते हैं। ओके, अब जो हमने रिजल्ट जो रिपोर्ट बनाई है वो हम इसे कम्युनिकेट करेंगे। 7th स्टेप इज कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। भाई हम कम्युनिकेट करने के लिए ही तो इतना सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हम किसे कम्युनिकेट करेंगे? इसके यूजर्स को। अब ये यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स होते हैं आपके दो, एक तो आते हैं इंटरनल और एक आते हैं एक्सटर्नल। तो दे बोथ हैव राइट्स टू नो अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो इंटरनल वो हो गए, जैसे आपका ओनर हो गया जिसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। भाई अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पूरा राइट है जानने का कि आपको ईयर एंड में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ताकि आप फर्दर डिसीजंस ले पाए उसके बेस पर।
तो इंटरनल वो हो गया, ओनर हो गया। अब आपका मैनेजमेंट जो कि आपकी पूरी पूरी हेल्प कर रहा है उस बिजनेस को रन आउट करने में, तो उसका भी पूरा राइट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के पास भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। ये कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट, जिसको हम लोग इनकम टैक्स या जीएसटी पे करते हैं, तो उन्हें भी पूरा राइट होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो वो जब ये जानेंगे तभी आप उनको अकॉर्डिंगली टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट होते हैं हमारे क्रेडिटर्स, जिनसे आपने उधार पे माल लिया है, तो वो भी जानने का पूरा राइट रखते हैं कि आप उनका जो पैसा है वो टाइम पर दे पाएंगे या नहीं। तो ये जो लोग होते हैं ना, इन्हें हमें पूरा सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है, सो दैट वी द यूजर्स कैन डू द करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ओके, वो उसी बेस पर आपने डिसीजंस लेते हैं, फर्दर डिसीजंस, जिससे आपकी फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट हो पाए। ओके, so I hope you are understanding this whole topic very clearly. Okay, so thank you for watching.